नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा होगी। विधानसभा में आज विधेयक ला सकती है सरकार। आपको बता दें कई अपराधों में भी सजा दोगुनी करने का भी प्रस्ताव आ जा सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश के बजट संसद में विपक्ष का जवाब दोगुनी करने आएगा प्रस्ताव। आपको बता दें कि यूपी में लव जिहाद को लेकर सरकार बड़े कानून ला सकती है। उम्र कैद की सजा हो सकती है, कई अपराधों में भी सजा दोगुनी करने की भी प्रस्ताव ला सकती है। यूपी में लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा में आज विधेयक ला सकती है सरकार। तो यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर सरकार एक अहम कानून बना सकती है जिसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा कई अपराधों में भी सजा दोगुनी करने का भी प्रस्ताव आया है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी है आज की जो लव जिहाद को लेकर उम्र कैद की सजा का जो प्रस्ताव है आज पेश किया जाना है, तो क्या लगता है कि इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं? जी बिल्कुल प्रज्ञा, बता दें कि यूपी सरकार लव जिहाद पर जो है एक विधेयक आज पेश करेगी और इस विधेयक में यह है कि इस तरह के अपराध पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़े विधेयक को आज विधानसभा में पेश भी किया जाएगा और यूपी की योगी सरकार ने जिस तरह से लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला किया है, इससे कहीं ना कहीं जो लव जिहाद के मामले सामने आ रहे थे उसमें जो है पूरी तरह से रोक लगेगी, क्योंकि लव जिहाद मामला कानून व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े हो रहे थे। और इस पर जिस तरह से योगी सरकार ने आज विधेयक पेश करने का फैसला किया है और आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट की जो है वो पेश किया जाएगा। जी प्रज्ञा जी, इसको सुन के ये भी खबर सामने आ रही है कि विदेशी फंडिंग जो है वो भी कानून के दायरे में होगी। इसके साथ ही 14 वर्ष की सजा का प्रावधान रखने का भी प्रस्ताव सामने आ रहा है। ये निश्चित तौर पर जो है प्रज्ञा, जिस तरह से योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार एक्टिव रहती है, हर मसलों पर बारीकी से योगी सरकार मंथन करती है और जिस तरह से यूपी ही नहीं पूरे देश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे थे, इस पर गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। बात करते हैं अगली खबर की। आज संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देंगी वित्त मंत्री। आपको बताते हैं कि बजट पर विपक्ष के सवालों का सीतारमण आज जवाब दे सकती है। कल हुए हंगामे के बाद आज बजट सत्र में जो हंगामा हुआ था उसे लेकर आज सीतारमण जवाब देंगी। आपको बता दें सोमवार को सदन में राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था, बजट को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला था, जिसके बाद आज बजट सत्र में निर्मला सीतारमण उसका जवाब देंगी। संसद का आज छठवां दिन है जिसको लेकर आज जो वित्त मंत्री हैं वो जवाब देने वाली है, क्योंकि कल जो बजट में सेशन को लेकर जो राहुल गांधी ने हमला किया था उसका जवाब आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देने वाली हैं। संसद सत्र के छठवें दिन सोमवार को विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की है। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह भी है, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर।
और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। पहली बार सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया, तो उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर he is permitted. Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 और A2, sir. बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती, तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। सर मिडिल क्लास जो है, वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी, तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया, तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की, वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया, वो छाती में छुरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले विधान भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र में सभी विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और विधानमंडल की कार्रवाई को संपन्न करने में योगदान देने वाले सभी दलों से जुड़े हुए सहयोगियों, विधानसभा, विधान परिषद सचिवालय से जुड़े
हुए अफसरों का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी से अपेक्षा और आकांक्षा रखता हूं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य जिन रचनात्मक मुद्दों को लेकर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास और जनता जनार्दन से जुड़ी उन हर समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग इस सदन में प्रस्तुत होगा। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुआ है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके यशस्वी नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वे अभूतपूर्व हैं, अविस्मरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और उत्तर प्रदेश के इस विकास में सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके, विधायी कार्य सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए माननीय सदन से जो भी माननीय सदस्यगण हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वे सभी अपना सकारात्मक योगदान मानसून सत्र के सुचारू संपन्न करने में अपना योगदान देंगे। वैसे भी यह देवादिदेव महादेव का पावन मास सावन मास है और सावन मास में बड़े पैमाने पर हमारे जो शिव भक्त हैं, वे सभी शिव भक्त इस पूरे मास में इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो सावन मास में एक तरफ शिव भक्तों की कावड़ यात्रा और दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील हमारे जनप्रतिनिधिगण, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के, प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी, पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी बड़ा खेल कर दिया है। अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति को पिछले 1 साल से साधने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पीडीए राजनीति को अखिलेश ने धार भी दी। दलित पिछड़ों पर लगाया गया उनका दांव कामयाब भी रहा। पहली बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 37 सीटों पर जीत दर्ज कर अखिलेश ने इतिहास रच दिया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से शिवपाल यादव जिस प्रकार से अखिलेश के साथ खड़े हैं, उनमें से भी राजनीतिक मैदान सकारात्मक संदेश दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच
तो आखिरकार विधानसभा में अखिलेश की कुर्सी पर बैठे थे माता प्रसाद जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया, जिन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विधानसभा में अखिलेश की कुर्सी पर बैठे थे। इस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव बैठे हुए थे। इस दौरान उनके चेहरे के भाव देखने लायक थे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन में सहयोग देने की अपील की, लेकिन उनकी इस अपील का कुछ असर सदन में दिखाई नहीं दिया। वैसे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर बड़ा दांव खेला है। इसे ब्राह्मण वोटों की राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के दौरान में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के साथ साथ कई नेता जैसे इंद्रजीत सरोज, रामचंद्र राजभर और तूफानी सरोज भी शामिल थे, लेकिन अखिलेश ने ये जिम्मेदारी माता प्रसाद पांडे को सौंप दी। इससे शिवपाल को कुछ बुरा जरूर लगा होगा। हालांकि माता प्रसाद का कद भी यूपी की राजनीति में कम नहीं है। उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता माना जाता है। वो यूपी विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। विधानसभा सत्र में प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, हर मोर्चे पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी विधानसभा सदस्यों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। कल हम अनुपूरक बजट लेकर के आने वाले हैं। प्रदेश के विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, बड़बोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं। ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहे। और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। यूपी विधानसभा सत्र में जोरदार हंगामे के आसार थे और वही देखने को भी मिल रहा है। पहले ही दिन सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और समाजवादी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। इस दौरान सपा के विधायक विधानसभा में हाथ में पोस्टर भी लिए हुए थे। इस दौरान अध्यक्ष सतीश महाना सपा विधायकों को शांत रहने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन उनकी अपील की अनदेखी करते हुए विधायक हंगामा करते रहे। सपा विधायक कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, बिजली कटौती और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इस दौरान योगी सरकार 1 दर्जन से ज्यादा अध्यादेश पारित करने की रणनीति बना रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।